हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, जैसे कि विजन की सीरीज चल रही है नवंबर वाली, तो गाइस का नेक्स्ट सेक्शन है इकोनॉमी सेक्शन। तो इकोनॉमी सेक्शन पे आज बात करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे कि इकोनॉमी सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स थे और इन पे कैसे कैसे हमें चीज़ें हमें याद रखनी है। तो गाइस लेट्स डिस्कस विद द म्युनिसिपल फाइनेंसिंग। गाइस रिसेंटली क्या हुआ कि आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज करी म्युनिसिपल फाइनेंसिंग पर, जो कि आपको पता है 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को तो तुम जानते ही हो ना। तो 3 टायर ऑफ जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसका पार्ट होता है म्युनिसिपल फाइनेंसिंग, लोकल गवर्नमेंट के पार्ट्स में आता है। ठीक है, तो रिपोर्ट ने पहली बार फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया है म्युनिसिपल फाइनेंसेस का, और 201 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को ऑल अक्रॉस स्टेट्स उसको कवर करा है। रिपोर्ट्स में बहुत सारे इनोवेटिव तरीके बताए हैं कि म्यूनिसपैलिटीज का, जो हम बड़े परेशान रहते हैं ना, लोग फंडिंग के लिए हमेशा रोते रहते हैं, मतलब रही हैं ऐसी प्रॉब्लम्स, तो कैसे उन इनोवेटिव तरीके अपनाए जाएं ताकि इनके फाइनेंशियल कैपेसिटी स्ट्रेंथन हो पाए। तो फाइनेंस अबाउट म्यूनिसपैलिटीज के बारे में थोड़ा डिस्कशन इसमें दिया हुआ है कि 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर थ्रू 12th शेड्यूल अर्बन लोकल बॉडीज को 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू प्रमोट करा गया, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को फर्दर प्रमोट करने के लिए। हम चाहते हैं ना इंक्लूसिव ग्रोथ, तो इसी के थ्रू करा जा रहा है। तो एक्ट बेसिकली ये प्रोवाइड करता है कि 18 फंक्शंस दिए गए हैं, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट ने असाइन किया हुआ म्यूनिसपैलिटीज को, कुछ पार्शली कुछ होली म्यूनिसिपल लॉज के थ्रू। अच्छा, अमेंडमेंट एक्ट हैज नॉट प्रोवाइडेड फॉर कॉरस्पॉन्डिंग म्यूनिसिपल फाइनेंस लिस्ट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, लेकिन उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इट हैज बीन कंप्लीटली लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ा हुआ था। तो इससे क्या हुआ था भाई, म्यूनिसिपल फाइनेंसेस में बड़ी सारी दिक्कतें आती थी, मिसमैच होता था कि जो फंक्शंस असाइन किए हुए हैं टू दी अर्बन लोकल बॉडीज और रिसोर्सेज जो अवेलेबल कराए जा रहे हैं उस पर। तो अब क्या ज़रूरत है कि इनके फिनेंशियल सिस्टम को रोबस्ट करने की। तो फिनेंशियल सिस्टम को इनके रोबस्ट करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पहला कारण है अर्बनाइजेशन, हम चारों तरफ देख रहे हैं। तो जो रैपिड राइज हो रही है ना अर्बन पॉपुलेशन डेंसिटी, दिल्ली का देखो पॉपुलेशन स्कोर कितना आ रहा है। तो आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो कैसे आएगा? यू नीड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फ्लो करे ताकि वो लोकल गवर्नमेंट्स में भी। दूसरा, असेंशियल सर्विसेज के लिए ज़रूरत है, यानी कि जो आपकी स्टेट सिटीज़ के अंदर, टाउन्स के अंदर इनएडिक्वेट जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर उनको ठीक से नहीं मिल पा रहा, उनको क्वालिटी एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है। तीसरा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अगर सोचो इनकी डिपेंडेंस सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की, ये सब खत्म होगी इनका इससे, क्योंकि ना देखो जब हम डिपेंड हो गए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पर तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को दिक्कत आती है, फिर वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं इंजॉय कर पाते अपनी, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट प्रायोरिटीज आपकी अफेक्ट करेंगी। दूसरा, आप कहते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फुलफिल करने के लिए, इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग करने के लिए म्यूनिसपैलिटी को दिक्कत होती थी, इनोवेटिव आइडियाज, टेक्नोलॉजीज, वेस्ट ट्रीटमेंट कैसे करें, टेक्निक, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को कैसे टैकल करें। तो इन सब चीज़ों को आगे ठीक करने के लिए ज़रूरत किस चीज़ की है? फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है। आगे कह रहे हैं रीजंस क्या हैं, क्यों हमारे म्यूनिसपैलिटीज़ का वीकर पार्ट है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो कह रहा है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डेटा का गैप होना। तो देखो बड़ा सुंदर सा डायग्राम दिया हुआ है, और इस डायग्राम में ना तुम्हें बता रखा है कि टैक्स, नॉन टैक्स और अदर गवर्नमेंट जो ग्रांट्स होते हैं, जनरल ग्रांट्स, वो हमारी कंट्री और बाकी फर्दर कंट्रीज में देख लो, 4 कंट्री तुम्हें दी हुई है, ब्रिक्स नेशंस की उठाई हुई है। तो उसमें कैसे उनका परसेंटेज है टोटल रेवेन्यू का, टैक्स, नॉन टैक्स और उसमें फॉर्म में, और हमारा देख लो तुम। तो जो डेटा का गैप है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन फिजिकल पोजीशन की है अर्बन लोकल बॉडीज की, स्कैंटी है, यानी कि बहुत सारी जो म्यूनिसपैलिटीज है इंडिया में उनकी बैलेंस शीट ही नहीं है इन पब्लिक डोमेन। सबसे बड़ा देखो नुकसान, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द वीकर सेक्शंस ऑफ द म्यूनिसपैलिटीज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, तो आप लिखो, क्योंकि कई म्यूनिसपैलिटीज का बैलेंस शीट का कुछ पता ही नहीं है। बहुत सारी कंटिन्यू टू फॉलो कैश अकाउंटिंग सिस्टम, कई सारे म्यूनिसिपल लॉज प्रिस्क्राइब ही नहीं करते यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो फॉलो होने चाहिए। उसके बाद लीगल हर्डल्स हैं, जितने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं इन इंडिया रिक्वायर्ड, ये एमसी बेसिकली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। इंडिया में रिक्वायर्ड बाय लॉ टू मेंटेन बैलेंस सरप्लस बजट, है ना, एंड दे आर नॉट एबल टू टैप कैपिटल मार्केट। अब उसके बाद टैक्स रिजाइम की बात आओ, फ्यू ऑफ द टैक्सेस विच जो प्रोरोगेटिव हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अर्लियर हैव बीन सब्स्यूम्ड इन द जीएसटी। कई सारे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्स की मदद से पैसा मिलता था, वो सारे के सारे किस में सम अप हो गए हैं? जीएसटी के अंदर आ गए। फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कह रहे हैं कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने एसएफसी बनाई नहीं है रेगुलर और टाइमली मैनर में, उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं हर 5 साल में। तो ये प्रॉब्लम है। बॉन्ड मार्केट बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, यानी कि एकदम बेबी स्टेज में है, यानी कि सेकेंडरी मार्केट जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की थी वो क्रिटिकल कंस्ट्रेंट है, बहुत सारे एक्सटेंसिव इन्वेस्टर्स को बुला ही नहीं पाते।
जितने एमसीज हैं रिलायंस बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स। तो देखो क्या करते हैं ये लोग, फाइनेंसिस के लिए बेचारे या तो बोरोइंग करते हैं बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से रिसोर्स गैप को कम करने के लिए, इन द एब्सेंस ऑफ वेल डेवलप्ड मार्केट। कहीं अब तुम देखो होगा जितने भी म्यूनिसपैलिटीज में लोग काम करते हैं ना, तुमने सुना होगा उनके मुंह से बड़ी सारी शिकायतें वो करते हैं कि जी हमारी सैलरीज टाइम पे नहीं आती। तो फंडिंग की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इनएफिशिएंट प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है, तो डिस्पाइट इट डोमिनेंस ओवर अदर म्यूनिसिपल टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन जो है वो कंपेरेटिवली अगर तुम कंपेयर करोगे ना ओईसीडी कंट्रीज से तो कम है हमारा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी अंडर डिवोल्यूशन, इनकम्प्लीट रजिस्टर्स, पेंडिंग लिटिगेशंस की वजह से हमारा जो इनएफिशिएंट प्रॉपर्टी कलेक्शन है ना, वो भी एक वजह है। पैसा ही नहीं आ रहा ना कहीं से, पैसा ही नहीं आएगा तो काम क्या करोगे। उसके बाद गैप इन एलोकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ ग्रांट, जनरली आपका जो एक्चुअल रिलीज है ग्रांट का बाय द सेंटर एंड लोकल बॉडीज वो बहुत कम होता है, रिकमेंडेड कितना किया होता है और वो उतने परसेंटेज में आ ही नहीं रहा होता। अच्छा, अब क्या स्टेप लिए जाएं, ये तो सारे रोने थे, सारी प्रॉब्लम्स एरियाज थे, अब क्या क्या स्टेप लिए जाएं जिससे कि म्यूनिसपैलिटी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़े। तो उसके लिए है टैपिंग कैपिटल मार्केट, यानी अर्बन लोकल बॉडीज क्या करें, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशू करें, एस्क्रो अकाउंट या फिनेंस करें थ्रू स्पेशल पर्पस व्हीकल या स्टेट पूल फाइनेंशियल एंटाइटीज के थ्रू, जैसे कि चाइना करता है। चाइना क्या करता है, लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल के थ्रू क्या करता है, ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है इसकी, ये वहाँ पर बॉन्ड सेल करता है बॉन्ड मार्केट में फॉर फाइनेंसिंग रियल एस्टेट डेवलपमेंट या लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लेकर आता है। तो हमें भी ना ये कैपिटल मार्केट को टैप करना पड़ेगा अपने साथ, पूल्ड फाइनेंसिंग करानी पड़ेगी, यानी कि जो स्मॉलर आपके अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको एक्सेस मिले किसका, कैपिटल मार्केट का, ताकि एक पूल्ड फाइनेंसिंग का जरिए से आपको एक कॉमन बॉन्ड हो जिसकी वजह से आप पैसा निकाल पाओ। जैसे स्मॉलर फॉर यूएलबी द इनिशियल कॉस्ट ऑफ बॉन्ड इशुएंस वो आपको प्रोहिबिटिवली हाई रहती है, तो ये थोड़ा सा इसका रहता है प्रॉब्लम। तो ये है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है क्रेडिट रेटिंग ऑफ यूएलबीज, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज की इन इंडिया में म्यूनिसिपल बॉन्ड जो मार्केट है, हमने बोला म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट नेशनल स्टेट में है, तो क्रेडिट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी नए इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए। तो क्रेडिट रेटिंग परफॉर्मेंस से क्रिटिकल फंक्शन है अगर आप चाहते हो इंडिपेंडेंट क्रेडिबल असेसमेंट होना, इनहेरेंट रिस्क ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए करना जरूरी है। उसके बाद है लैंड बेस्ड फाइनेंसिंग, यानी कि लैंड बेस्ड फाइनेंसिंग का मतलब एक ऐसा एरिया दैट इज ग्रॉसली अंडर टैप्ड, इसके अंदर इनॉर्मस पोटेंशियल है रेवेन्यू जनरेट करने का अगर आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की बात करते हो। लैंड बेस्ड फाइनेंसिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से आप कर सकते हो, तो एक होता है वैकेंट लैंड टैक्स या टैक्स प्रॉपर्टी, टू पार्ट प्रॉपर्टी टैक्स विद अ हायर रेट ऑफ लैंड देन बिल्डिंग्स, शेयरिंग ऑफ स्टैम्प ड्यूटी विद लोकल गवर्नमेंट, या डेवलपमेंट जो इम्पैक्ट फीस होती हैं, लैंड मोनेटाइजेशन करते हैं उसकी जो फीस होती है, इन सब से आप लैंड बेस्ड फाइनेंसिंग से भी आप अपना फाइनेंस जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हो। अच्छा समझो ये वैकेंट लैंड टैक्स जो है ना वो क्या होता है। सबसे पहले याद रखना वैकेंट लैंड टैक्स आपके प्रॉपर्टी टैक्स में आता है, लैंड टैक्स में आता है, ये ना एक एनुअल टैक्स होता है, ठीक है। एनुअल टैक्स जो होता है वो पेड किया जाता है टू दी लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को करने के लिए ये आपका करा जाता है, यानी कि इसमें तुम्हारे है ना रेवेन्यू सेक्शन है, समझ लो रिस्पॉन्सिबल आपका टैक्स होता है, तो इसी को हम वैकेंट लैंड टैक्स कहते हैं, याद रखना ये एनुअल तुम्हारा टैक्स है। अच्छा और क्या करा जाए, और तरीका ये कर सकते हो यार, स्टैंडर्डाइज करो अकाउंटिंग को, यानी जो डबल एंट्री सिस्टम है ना अकाउंटिंग सिस्टम का म्यूनिसिपल बॉन्ड में, वो तुम्हारा लोकल गवर्नमेंट डेटा को कंसोलिडेट करेगा। तो इवन तुम्हारी जो एक 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में रिकमेंड करा गया था कि ऑडिटिंग अकाउंट जो है ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को उनको ऑनलाइन अवेलेबल कराया जाए, तो कि ये ना प्री रिक्विजिट चीज़ें होती हैं ग्रांट्स एक्सेस करने में, राइट डायरेक्शन में एक्सेस करने में ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट तो तुम जानते ही हो डिजिटलाइजेशन, यानी कि पोटेंशियल ऐसा कुछ क्रिएट करा जाए, वेब बेस्ड ई गवर्नेंस सिस्टम ऐसा कुछ क्रिएट करा जाए जिससे कि इंटरेक्टिव बने, फंक्शनिंग जो है उसकी एफिशिएंसी जो है लोकल गवर्नमेंट की बढ़े, यानी कि मॉडर्नाइजेशन करो लोकल गवर्नेंस सिस्टम में, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। देखो जब तक चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी आप इन्वेस्टर्स को कैसे अट्रैक्ट करो, ऐसा ऐसा डेटा क्रिएट करो ना जिससे लोग आपके पास अट्रैक्ट हो, आपके म्यूनिसपैलिटी में आने का, इन्वेस्ट करने की सोचे, तभी तो फाइनेंस आएगा आपके पास। तो ये आपका रिपोर्ट के अंदर सारा कुछ दिया हुआ था गाइस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमेटी ऑन समित स्कीम। अब देखो समित स्कीम तुमने पहले भी सुना होगा क्या होती है, तो समित स्कीम जो थी आपकी इसमें रिपोर्ट आई है और ये रिलीज कौन कर रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन समित स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री पूछता है आपसे एग्जाम में, तो जरा थोड़ा सा ना ध्यान से पढ़ना, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, तुम रूरल डेवलपमेंट लिखा हो गलती से
तो मत करना ऐसी गलती। तो सुमित का पहले बात तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सर्वे ऑफ विलेज अबाड़ी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, याद रखना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या है? कंप्लीट पैसा कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। कौन सी मिनिस्ट्री की है ये? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? लैंड रिकॉर्ड्स को अच्छे से रूरल प्लानिंग करना, क्रिएट करना, जैसे रूरल सिटीजन्स को कैसे प्रॉपर्टी यूज़ करनी है एज अ फाइनेंशियल एसेट फॉर टेकिंग लोन वो बताना, प्रॉपर्टी टैक्स को डिटरमिन करना, बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनाना, सर्वे करना, इंस्ट्रूमेंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरमेंट, ये सब के लिए। अच्छा, ये लॉन्च कौन करता है? ये लॉन्च करता है, इट वॉज लॉन्च टू एस्टैब्लिश क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी रूरल एरियाज में कैसे होगी ये। और दूसरा, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड्स के ओनर्स के बारे में पता चले, ये सब प्रॉपर्टी कार्ड्स वगैरह यहाँ पे दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली इम्प्लीमेंट हुई थी बाय कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया ने मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करा है। सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में जान लो, नेशनल सर्वे मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंडर आती है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है। एक ना देखो ग्राम मानचित्र दिया हुआ है, इसको याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में के अंदर आता है। रियल टाइम ट्रैकिंग करता है ये, जो डिफरेंट स्कीम्स चल रही होते हैं उनके बारे में कि उनकी वर्किंग कैसे है। यूनिफाइड जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है यार, कहाँ पे कैसे काम आ जाए, इसलिए थोड़ा सा अवेयर रहो। फाइनेंशियल आउटले देख लो इसका कितना है। स्कीम में क्या क्या इन्वॉल्व करता है? मैपिंग होती है लैंड पार्सल्स की, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, इस्टेब्लिश करे गए हैं कॉन्टिन्यूस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम लगाए गए हैं। उसका इसकी होता क्या है? ये नेटवर्क ऑफ रेफरेंस स्टेशन, ये बेसिकली आपको वर्चुअल बेस स्टेशन को देता है ताकि आपको लॉन्ग रेंज हाई एक्यूरेसी मिल पाए। और ये स्टैब्लिश करता है ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स आप जगह जगह पे जियो रेफरेंसिंग के लिए, ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए। एप्लीकेशन सेक्टर्स में कई यूज़ होता है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में CORS का कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग वगैरह में। अवेयरनेस जनरेशन के लिए स्कीम लगाई गई है ताकि सेंसिटाइज किया जाए रूरल पॉपुलेशन को, ठीक है। ग्राम मानचित्र वगैरह लगाए जा रहे हैं। प्रोग्रेस इसकी बताई गई है कि एज ऑफ अक्टूबर 2022 तो ड्रोन फ्लाइंग बता रहे हैं कितने फ्लाइट किए, प्रॉपर्टी कार्ड कितने बन गए। तो ना किसी भी स्कीम का पता होना चाहिए ना भाई, उसका आउटकम क्या निकल के आ रहा है। तो ये सब पूरा स्कीम के बारे में डिटेल दिए हुए हैं, इसको जस्ट हल्का सा रीड कर लेना और बढ़ जाना आगे। उसके बाद रिकमेंडेशंस कमेटी ने क्या दिया, तो बताया है कि भैया प्रोटेक्ट करो अपने डेटा को, जो भी क्रिएट किया है सुमित में। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक फ्रेम करा है गाइडलाइन, ताकि सिक्योरिटी ऑफ डेटा भी बनी रहे, प्राइवेसी की प्रोटेक्शन रहे और इंटीग्रिटी ऑफ डेटा मेंटेन रहे, जरूरी है। उसके बाद कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड्स बनने लग गए हैं अब विलेज में, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन के थ्रू। जो प्रॉपर्टी कार्ड्स बनते थे उसमें QR कोड होता है, एनी अदर यूनिक आइडेंटिफायर है, जिससे ऑथेंटिसिटी बढ़े, प्रॉपर्टी कार्ड इंस्टेंटली पढ़ना शुरू हो जाए। इससे टाइम टेकन जो लगता था ना वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, वो सब कम करा गया है। स्टेट्स को अपग्रेड कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम में विद इंटीग्रेशन ऑफ सुमित स्कीम डेटा। और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मॉडल ऐसा मेंटेनेंस के लिए, अपडेट करने के लिए डेवलप डेटा को वो काम किया जा रहा है। डेटा को इंडस्ट्रीज के पास अवेलेबल कराया जा रहा है ताकि वो इन दी फ्यूचर कैसे कैसे जियो स्पेशल डेटा को इस्तेमाल करना है, डेवलप कैसे करनी है एप्लीकेशन, उसको कर पाए। तो ये सारा गाइस सुमित स्कीम के बारे में था। अब हम चलते हैं क्रेडिट रेटिंग के बारे में। देखो क्रेडिट रेटिंग कौन इशू करता है? सेबी इशू करता है गाइडलाइन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रेटिंग स्केल्स बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। इसके कुछ रेटिंग स्केल्स हैं। सबसे पता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी AAA से होती है, डिग्रीज के सारे वो दे रखे हैं, एक बार रीड कर लो। उसके बाद इस न्यूज़ में क्यों आया ये, तो सबसे बड़ी बात ये थी, देखो इसके की हाईलाइट्स ये हैं कि स्टैंडर्डाइज सिंबल को किया गया एंड देयर डेफिनेशन हैव बीन डिवाइस फॉर इशूअर रेटिंग। रेटिंग सिंबल ये दे रखे हैं तुम्हारे को 8 तरीके के। शुड हैव CRS फर्स्ट नेम एज प्रीफिक्स, ठीक है। और क्रेडिट रेटिंग जो ये तुम्हारे सिंबल्स हैं, कैन यूज़ मॉडिफायर प्लस और या माइनस लगा सकते हैं ताकि कंपैरेटिव स्टैंडिंग को दिखाने के लिए। अच्छा, और तुम्हारे डिस्क्रिप्टर्स होते हैं रेटिंग वॉच वगैरह को दिखाने के लिए। देखो ये ना फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं क्रेडिट रेटिंग को, तो फैक्टर जो रिफेक्ट करते हैं रेटिंग को वो ये होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की पेमेंट हिस्ट्री कैसी रही है, आपने कितना लोन ले रखा है, कितना डेट चढ़ा हुआ है, करंट कैश फ्लो और इनकम क्या आ रही है आपकी, ये सब बताता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता चलती हैं। और इसके अलावा रेटिंग आउटलुक के बारे में जानने में पता चलता है कि भाई रेटिंग वॉच के बारे में पता चलेगा। स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन जो भी दे रखे होते हैं कि भाई रेटिंग वॉच पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस के साथ है, डेवलपिंग है, नेगेटिव है, ये सारा। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो एक तरह का ओपिनियन है, पर्टिकुलर क्रेडिट एजेंसी जो कि एबिलिटी और विलिंगनेस बताती है किसी गवर्नमेंट बिजनेस इंडिविजुअल्स की, उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कितनी फुलफिल्ड है उसके बारे में बताती है। क्रेडिट रेटिंग से ना आपको ये भी पता चलता है कि भाई वो डेटर कितना डिफ़ॉल्ट कर सकता है या करेगा। तो इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं इसको,
इंटरमीडियरीज, इन्वेस्टमेंट बैंक, इशूअर, बिजनेसेस, कॉर्पोरेशंस को यूज़ करते हैं ताकि एनालाइज कर पाएँ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट किसी भी एंटिटी के बारे में। तो इट डज़ नॉट इन्वॉल्व द ट्रांज़ैक्शन ऑफ द डील, इट इज़ बेसिकली एन इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल ओपिनियन है क्रेडिट रिस्क का कि कितना आप क्रेडिट रिस्क किसी को दे सकते हो। देखो इंडिया का अगर आप तुम जानना चाहोगे ना, सीआरए एंड आउटलुक, तो 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, मूडी ने बी3 दी हुई है, ध्यान रखना। सैंडर्ड एंड पुअर ने ट्रिपल बी दी हुई है, फिच ने ट्रिपल बी दी हुई है हमें। तो हमें 3 आपको ये याद रखनी है किसने क्या-क्या दी हुई है इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो टाइप ऑफ समझ रहे हो, इससे आपको पता चलता है इन्वेस्टमेंट देनी चाहिए किसी को या नहीं करनी चाहिए। बेनिफिट क्या होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के? देखो कंज्यूमर लेवल पे इसका ये बेनिफिट होता है कि ना आपको एजेंसी की रेटिंग से, यानी यूज बाय बैंक, ताकि ना रिस्क प्रीमियम आप उसी हिसाब से देते हो। फिर किसी भी कंज्यूमर को मान लो वो दे रहे हो आप, तो फिर आप उस हिसाब से लोगे। फिर कॉर्पोरेट लेवल पे कैसे फ़ायदा है? देखो कंपनीज प्लान करती हैं कि भाई कितना सिक्योरिटी डेट ले सकती हूँ मैं, और फिर ये चेक करा जाता है कि कितने बिजनेसेस को कितना आप दे सकते हो लोन वगैरह। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से पता चल जाता है। किसी कंट्री को लोन दे रहे हो तो भी पता चल जाएगा भाई इन्वेस्टमेंट कोई इन्वेस्टर आपकी कंट्री में क्यों करेगा, पहले वही चेक करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कैसी है इनकी, इनका क्या रेटिंग आ रही है। ऐसे डेवलपमेंट फाइनेंशियल मार्केट में भी रेटिंग एजेंसी प्रोवाइड रिस्क मेजर्स फॉर वेरियस एंटाइटीज। तो इश्यूज विद क्रेडिट रेटिंग एंड सीआरए के बारे में कुछ इश्यूज बताए हुए हैं। क्या इशू बताया? पहला बताया प्रो साइक्लिकलिटी ऑफ रेटिंग, यानी कि रेटिंग्स जो है कंडीशनली बेटर ड्यूरिंग ए बूम और वर्स हो जाती है डाउन टर्न में। सबसे बड़ा सैप्पा है इनके साथ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद दे देयरफॉर पॉसिबली इंक्रीज द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, बढ़ा देती है। उसके बाद 1997 और 1998 के अंदर एशियन क्राइसिस आया था, उसमें हाईलाइट किया गया कि सीआरए का जो पोटेंशियल था फॉर इन्फोर्सिंग बूम्स एंड बर्स्ट ऑफ कैपिटल फ्लोज, वो दिखाया हुआ है इसके अंदर। एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ रेटिंग, यानी जो बैलेंस मिलता है ट्रेड ऑफ करने का एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी के बीच में, वो है। रेटिंग एजेंसीज अवर्स टू रिवर्सिंग रेटिंग विच इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम नहीं कर पाती हैं। रेटिंग का इम्पैक्ट पॉलिसीज में पड़ता ही है कंट्रीज की। मान लो फॉर बोरोइंग कंट्री रेटिंग डाउनग्रेड हो गई तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो क्रेडिट नहीं ले पाएगी, कॉस्ट उसकी बोरोइंग को बढ़ जाएगी, तो देयर इज अ रिस्क, है ना। तो बोरोइंग कंट्री क्या अडॉप्ट करेगी पॉलिसीज की भाई शॉर्ट टर्म कंसर्न्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को बोलेगी भाई उससे एड्रेस किया जाए जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो फिर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट नीड्स की तरफ जाएगी। ट्रांसपेरेंसी की दिक्कत, बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट ने ये कंसर्न दिया है कि भैया सीआरए की जो रेटिंग्स आती हैं वो मेथडोलॉजी, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसलिए हमें तो समझ नहीं आती किस बेसिस पे दे रहे हैं ये। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम, कह रहा है कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि भाई इन्वेस्टर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, या बोरोवर जो मिस्टेक कर रहा है उसको कैसे बचाया जाए, कोई फॉलो नहीं है एंड इंश्योर पे मॉडल के लिए, और है ना। तो ये सब प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद गवर्नेंस इश्यूज हैं सॉवरेन रेटिंग्स में, बैरियर टू एंट्री एंड लैक ऑफ कंपटीशन जो है, ये सब है। वे फॉरवर्ड ये कह रहा है कि रेगुलेटरी सिक्योरिटीज को रिफोकस करना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसा प्रोसेस बनाए रेटिंग एजेंसीज ऑन द सब्सटेंस ऑफ डिसीजन टू चेक द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। सुपर रेगुलेटरी जो ग्लोबल वेज हैं वो वुड बी प्लेस टू एड्रेस दिस सिचुएशंस। डिपेंडेंसी ऑन क्रेडिट रेटिंग इन रेगुलेशन ये खत्म हो। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ भाई, क्या एनालिसिस करते हो, किस बेसिस पे करते हो, कौन सी रिपोर्ट निकाल रहे हो, सारा डेटा दो, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा बताओ। एलिमिनेट करो इश्यूअर पे मॉडल, यानी कि बहुत ज़रूरत है कि हमें इन्वेस्टर पे मॉडल पे जाना होगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वाला पोर्शन। अब समझो, बहुत टाइम से मुझे तुम लोग कह भी रहे थे मैम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड पे हमें वीडियो चाहिए, तो आज समझो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिसेंटली अप्रूव करा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। तो अर्लियर जो यूनियन बजट आया था 2022-23 का, अनाउंस किया था उसने कि भाई हम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को ग्रीन रिसोर्सेज के लिए, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए मोबिलाइज करेंगे। और ग्रीन बॉन्ड जो है आपका एज पर 1217 सर्कुलर था, प्रपोज किया गया था बाय ग्रीन डेट सिक्योरिटीज। तो डेट सिक्योरिटी कुड बी कंसिडर द ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगे, यानी रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी में। ये ध्यान रखना, और कहीं नहीं लगा सकते। ग्रीन बॉन्ड खरीद रहे हो तो पैसा आपको कहीं कहाँ लगाना है? रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी में, ग्रीन ट्रांसपोर्ट में, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट में, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन में, यहाँ पे लगा सकते हो। तो गवर्नमेंट ने कहा बॉन्ड इशू करेंगे वर्थ ₹16,000 करोड़ इन दिस कैटेगरी। रिलीज फ्रेमवर्क किया भाई, इंडिया का कमिटमेंट था। पंचामृत जानते हो ना, COP26 ग्लासगो की मीट जब थी तो पंचामृत बोल कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर जी। तो वो जब कर रहे हो तो उसके लिए तुम्हें भाई ज़रूरी है ग्रीन बॉन्ड इशू करना, रिन्यूएबल एनर्जी। अब ग्रीन बॉन्ड तुम्हें पता है डेट ऑफ सिक्योरिटी, जिसको आप कहाँ पे लगा सकते हो? सिर्फ इकोसिस्टम, क्लाइमेट, यानी कि ग्रीन चीज़ों में। अब ऑर्डिनरी बॉन्ड इसमें बिल्कुल डिफरेंस है, क्योंकि दूसरे आप फंडों को तो आप फिर भी सपोर्ट कर देते हो ना दूसरे उसमें, लेकिन ग्रीन बॉन्ड्स को आप खाली सपोर्ट करने के लिए बनाओगे एनवायरनमेंट के लिए, ग्रीन कंस्ट्रक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी।
जब भी ये बॉन्ड कैरी गारंटी भी करता है रिलेटेड टू रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये ध्यान रखना ये जो बॉन्ड है ना, व्हेन दीज बॉन्ड कैरी गारंटीज रिलेटेड टू रीपेमेंट ऑफ, यानी कि प्रिंसिपल भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा बाय द सॉवरेन और द गवर्नमेंट, इसीलिए इसको सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड बोला जा रहा है। पूछ सकता है तुमसे कोई भी कि भाई सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसका रिपेमेंट भी करेंगे प्रिंसिपल और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है, गारंटी है उसकी। अच्छा, की फीचर्स क्या है इसके, तो की फीचर्स समझो। की फीचर्स गाइस ये हैं, पहला, अंडर द फ्रेमवर्क ग्रीन प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन करा हुआ, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी, जो कार्बन रिड्यूस करें इन यहाँ प्रोजेक्ट्स में लगाना है, क्लाइमेट रिजिलियंट को प्रमोट करना है, ये सारे इसके मेन तरीके हैं करने के, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड वर्क कैसे करता है, तो देखो भाई ग्रीन बॉन्ड्स यूज कैसे करा जाता है, फंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लोअर इंटरेस्ट रेट पे किया जा रहा है, ठीक है ना, दे वर इंट्रोड्यूस्ड टू इनकरेज ग्रीन प्रोजेक्ट्स इन द मार्केट, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन, इस सबसे रिलेटेड है ना। तो एक्सिस बैंक इंडिया का पहला इंटरनेशनल लिस्टेड सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड है, इन्फॉर्मेशन याद रखना, फर्स्ट एवर क्लाइमेट अवेयरनेस के लिए ऐसा हुआ था, वर्ल्ड बैंक फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू ग्रीन। अब ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हैं तो तुम्हें याद रखनी है। क्या कि येस बैंक ने भी इशू किया था इंडिया का पहला एवर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, तो ये अपनी आंखों से खोल के जरा करना। तो इंडिया गवर्नमेंट ने भी करा ना, $2 बिलियन का हमने 2022 के अंदर करा है। तो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है। ये पहला इंडिया का इंटरनेशनल लिस्टेड सर्टिफाइड ग्रीन बॉन्ड है, वो एक्सिस बैंक का है। इंडिया का पहला ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, वो येस बैंक ने लिया है। वर्ल्ड बैंक ऐसा पहला इंस्टीट्यूशन है जिसने ग्रीन बॉन्ड इशू करा है। तो कैसे वर्क करता है, छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल डेटा, वो तुम्हें सारा याद रखना है, ठीक है। चलो अब आओ, एलिजिबल प्रोजेक्ट्स, एक्सक्लूडेड प्रोजेक्ट्स देख लेना एक बारी, इसको लिस्ट थोड़ी सी रीड कर लेना, सारा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना माइंड में रखना कौन सी चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं, कौन सी चीज़ें एलिजिबल होती हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू रीड दिस इन्फॉर्मेशन। ग्रीन फाइनेंसिंग वर्किंग कमेटी भी है जो कि सपोर्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ काम कर रही है। जो प्रोसीड है एसजीआरबी का, वो डिपॉजिट कहाँ से आ रहा है, बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, यानी जो फंड है ये आपका अवेलेबल फॉर एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट्स। पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल भी है इसको ट्रैक करने के लिए। फ्रेमवर्क आपको 4 कंपोनेंट देगा, ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स है ना, ये सब। एडवांटेजेस क्या है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के, यानी कि ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये दे रहा है, टू मीट क्लाइमेट प्लेज, जो आप लेकर आए हो ना कि भाई हम तो पेरिस एग्रीमेंट किया था हमने, तो उसमें जो आपने कहा इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो इंडिया उसके लिए चाहता है $2.5 ट्रिलियन कि इसका कमिटमेंट 2030 तक हम इसको फुलफिल करें। तो IFSCA की एक्सपर्ट कमेटी ने भी बोला था कि इंडिया को क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट चाहिए $10 ट्रिलियन टू अचीव द नेट जीरो टारगेट। हम बोल के आए ना 2070 तक हम नेट जीरो टारगेट चाहते हैं, तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा। अच्छा, लोअर रिस्क और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए लोअर रिस्क है ना, तो ये एक बात है। उसके बाद लिवरेज ग्रीनियम यानी ग्रीन प्रीमियम, यानी ग्रीनियम क्या है, प्राइसिंग बेनिफिट मिलेगा बेस्ड ऑन द लॉ, जो इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा इन एक्सचेंज फॉर सस्टेनेबल इम्पैक्ट। तो ग्रीनियम इमर्जिंग मार्केट के लिए 49 बेसिस पॉइंट देगा, पब्लिक गुड्स क्रिएट करेगा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को हम ला सकते हैं। इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होगा कि भाई ग्रीन बॉन्ड में जाएंगे, एक्टिव डिसीजन लेंगे, तो डू देयर हेड बेट, यानी कि लोअर वॉलेटिलिटी रहेगी, ये सारे फायदे इनको मिल जाएंगे। चैलेंज क्या है ग्रीन बॉन्ड इंडिया में, लो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ हमारी क्या है कि गवर्नमेंट वांट्स टू गो ग्लोबल टू रेज फंड, इंडिया नीड्स टू इम्प्रूव इट्स क्रेडिट रेटिंग। सबसे पहले क्या सुधारना पड़ेगा, अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज को ऐसा करो, ट्रांसपेरेंसी इतना ओपन करो कि भाई वो क्रेडिट रेटिंग सुधरे। ब्रॉड एम्बिट में खेलने की जरूरत है। गवर्नमेंट इज लाइकली टू कंसिडर नॉन ग्रीन, फॉर एग्जाम्पल सोशल एस्पेक्ट्स, यानी कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन रादर देन प्रोजेक्ट्स विद मैक्सिमम पोटेंशियल। तो प्रोजेक्ट्स में ये यहाँ पर जो हमारा जो डिसीजन होगा वो मायने रखेगा। अनटैप्ड पोटेंशियल, यानी कि इंडिया के पास सेकंड लार्जेस्ट बॉन्ड मार्केट है चाइना के बाद, तो ग्रीन बॉन्ड मार्केट इज रफली लेस देन 10th ऑफ चाइना, यानी कि देख रहे हो नॉर्मल जो बॉन्डिंग ऑर्डिनरी बॉन्ड जो होता है उसमें हम चाइना के बाद ही हैं, लेकिन ग्रीन में तो हम 1/10 भी नहीं है चाइना के। तो चैलेंज इन मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ ग्रीन मॉनिटरिंग, ये हमारे साथ एक ग्रीन प्रोजेक्ट्स के साथ है। ग्रीन वॉशिंग की समस्या है, यानी ग्रीन वॉशिंग समझ लो, ये टर्म तुमसे पूछ सकते हैं ग्रीन वॉशिंग क्या होती है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब है फॉल्स या मिसलीडिंग क्लेम करना कि हमने ग्रीन क्रेडेंशियल्स के काम कर रहे हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। लोअर यील्ड की दिक्कत, यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के लिए लोग ये सोचते हैं इसमें लोअर यील्ड मिलेगी, देयर इज नो रीजन फॉर बैंक होल्डिंग G-Secs इन एक्सेस ऑफ द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, वो करना ही नहीं चाह रहे। तो यानी कि उनको लगता है मुनाफा कम है। डिसाइडिंग द कूपन रेट, यानी कूपन रेट ग्रीन बॉन्ड का नॉट इजी टू डिटर्मिन, क्योंकि कांस्टेंट डिबेट ये चल रही है कि वेदर टू प्राइस देम हायर और लोअर द रेगुलर बॉन्ड्स। तो ये सारी ना गाइस प्रॉब्लम एरियाज हैं। अच्छा, अब क्या करें, वे फॉरवर्ड क्या होगा इसका, तो वे फॉरवर्ड इसका ये है, ट्रांसपेरेंसी एम्फेसाइज करो आप, यानी कि
ग्रीन बॉन्ड में ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं उसको तुम भी देखो आगे, ट्रांसपेरेंसी एक्यूरेसी कैसे इंटेंड कर सकते हो, स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग करो इसकी, स्टैंडर्डाइजेशन करो, एक कॉमन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बताओ, उसकी वजह से आपका अच्छा हो सकता है। टैक्स इंसेंटिव्स थोड़े और सुधारो अपने, जिसकी वजह से जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, टैक्स एग्जेम्पशन वगैरह दो ऑन टैक्स एंड टैक्स डिडक्शन तो वो ज़रूर आएंगे। अवेयरनेस क्रिएट करो, वर्कशॉप्स वगैरह चलाओ, ट्रेनिंग कंटेंट दो, कुछ वेबिनार्स वगैरह करो ग्रीन बॉन्ड में। किसी को फेमिलैरिटी नहीं होगी तो न्यू इन्वेस्टर कहाँ से आएगा। क्लाइमेट बजट टैगिंग करो, यानी कि एक टूल बनाओ जिसमें कि मॉनिटरिंग करो, ट्रैकिंग करो क्लाइमेट रिलेटेड एक्सपेंडिचर का। तो ये सब करने से आपका काम होगा। आगे कहता है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं गाइस, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में क्या है कि गवर्नमेंट को अवार्ड मिला है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेटिंग ऑफ इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, कहाँ पर, नियर चेन्नई टू रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है क्या, तो ये एक इंटर मॉडल है फ्रेट हैंडलिंग करने के लिए, जिसमें वेयर हाउसेज होंगे, डेडिकेटेड कोल्ड चेन फैसिलिटी होगी, फ्रेट होगा, कंटेनर टर्मिनल्स होंगे, बल्क कार्गो टर्मिनल्स होंगे। इससे क्या होगा, मोमेंटम आएगा, यानी कि मर्चेंडाइज मूवमेंट वाई रेल रोड से ऑप्टिमाइज करेगा। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान तो जानते ही हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट विल बी अवॉर्डेड थ्रू ट्रिपल पी मॉडल पे चलेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। किसको, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट इस पे काम कर रही है अंडर दिस लॉजिस्टिक एफिशिएंसी प्रोग्राम। इसके साथ साथ जो डायग्राम दे रखा है इसमें फ्रेमवर्क बता रखा है कि कैसे ये इफेक्टिव काम कर सकता है। तो लार्ज स्केल फ्रेट है ना, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस हैं, तो ये सब इसके प्रोविजंस हैं। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है कि देखो, रिड्यूस हो जाएगी लॉजिस्टिक कॉस्ट। इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस होगी फ्रॉम द करंट अबाउट 14% ऑफ जीडीपी टू लेस देन 10% ऑफ जीडीपी, ऑन पार विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे थोड़ा आने की कोशिश कर रहे हैं हम। वेयर हाउसिंग कॉस्ट रिडक्शन, यानी कि जो शिफ्टिंग वेयर हाउसिंग कर रहे हो या करेंटली आप ऑपरेट कर रहे हो सिटी लिमिट्स पे, लॉजिस्टिक पार्क आपको वेयर हाउसिंग कॉस्ट में रिडक्शन देगा, आपके रोल लोअर करेगा रेंटल्स लॉजिस्टिक पार्क के। इन्वेंट्री प्लानिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, आप अचीव कर पाओगे ग्रेटर एफिशिएंसी थ्रू टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स सपोर्ट, बिग डाटा एनालिटिक्स, ये सब एआई की हेल्प से बहुत कुछ आपका जो ट्रेडिशनल चेंज में दिक्कत आती थी वो ठीक हो जाएगी। प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा जितना भी एसेट्स है, ट्रांजिट टाइम जो था ना आपका, अब टाइमली चीज़ें पहुंचेंगी, पॉल्यूशन रिड्यूस करेगा आपका, क्योंकि इंक्रीज फ्रेम मूवमेंट हाई साइज ट्रक एंड तो उससे आपका CO2 इमिशन होता था, और आप चाह क्या रहे हो, ग्रीन चीज़ें चाहते हो आप, तो CO2 इमोशन के लिए भी, CO2 इमोशन कम करने के लिए भी किया जा रहा है। उसके बाद दूसरे बेनिफिट हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, डेवलपमेंट होगा स्मॉल इंटरप्राइजेस का। चैलेंजेस भी होते हैं तुम्हें पता ही है। तो MMLP का सबसे बड़ा चैलेंज है स्क्यूड मॉडल ट्रांसपोर्टेशन मिक्स, यानी कि इंडिया का 60% जो फ्रेट है वो रोड से मूव करता है, और ये बहुत ज़्यादा है, डेवलप इकनॉमी से भी बहुत लार्जर है। तो कोस्टल मूवमेंट एंड इनलैंड वाटरवेज बहुत नेसेंट स्टेज में हमारी, रेल मतलब बहुत ही अभी नया नया है, ठीक है, कोस्टल मूवमेंट वाला। रेल ट्रांसपोर्ट मार्जिनल है डिस्पाइट द 45% चीपर पर, तो एडवर्स प्राइसिंग और रीटेक बुक वगैरह हो जाता है, तो वो उसमें दिक्कत। प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज जो है उसमें हैम्पर कर सकती हैं इसका बिजनेस। लैंड की दिक्कत, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड अफोर्डेबल रेंट, ये दिक्कत। अंडर डेवलपमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, इनएफिशिएंट सर्विस मॉडल होना, यानी कि हायरिंग पुअरली स्किल पर्सनल से फिर आपका सर्विस क्वालिटी खराब होगी। उसके बाद वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि कनेक्टिविटी सुधारो अपनी, आइडेंटिफाई करो गैप्स कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बुलावा दो, इनकरेज करो ग्रेटर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, सिंगल विंडो अप्रूवल करो, लोकेशन आइडेंटिफाई करो, अडॉप्ट करो डिजिटल सोल्यूशन अडॉप्ट करो, ये सबसे आपका काफ़ी सुधरेगी चीज़ें।